Hello students, welcome to GOF Academy. I am Manish Yadav, Faculty of Physics. आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ फिजिक्स के कंप्लीट CBSE सिलेबस जो 2023 बोर्ड एग्जामिनेशंस में आने वाला है। 6 मार्च को आपका एग्ज़ाम है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इन बिटवीन 4-5 डेज में क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, बिकॉज टाइम पर्टिकुलरली बहुत कम है, पढ़ने के लिए कंटेंट बहुत ज़्यादा है। तो ये सीरीज़ नेक्स्ट 4-5 डेज़ के लिए मैं आपके साथ रहूँगा, जिसमें हम चैप्टर्स के सिर्फ उन्हीं पॉइंट की बात करेंगे विच इज़ पर्टिकुलरली रिलेटेड टू ओनली एंड ओनली CBSE। हम चैप्टर की बहुत ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जाएंगे, किसी टॉपिक के बहुत ज़्यादा डेप्थ तक नहीं जाएंगे, सिर्फ उसी चीज़ की बात करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो लिखना होगा। इन बिटवीन हम फॉरगेट कर देंगे कि ये क्वेश्चंस कभी जेई में पूछे गए या ये क्वेश्चंस कभी नीट में पूछे गए। प्रॉपरली एंड पर्टिकुलरली वी विल बी फोकसिंग ऑन CBSE 2023 फिजिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन ओनली। स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे सिर्फ बोर्ड के सिलेबस को, बोर्ड के पैटर्न को। आज मैं आपके साथ बात करूंगा यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। स्टार्ट करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। कुछ नहीं करना है, आप लोग जब इस लेक्चर को देखें तो अपने साथ में शीट्स रखिएगा और इन्हीं पॉइंट्स को आपने लिखते चलना है, क्योंकि आप लिख के अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा और इसके बियॉन्ड नहीं जाना आपको। अगर आप इतना कर लेते हैं यू विल गेट गुड मार्क और स्कोर गुड मार्क्स इन एग्जामिनेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। So we are starting with Unit 1 Electrostatics। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में दो चैप्टर्स हैं आपके। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। अभी हम बात करने वाले हैं उसी चैप्टर नंबर 1 की। आई रिपीट, हम सिर्फ उसी की बात करेंगे जो आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम किसी भी पॉइंट को नहीं लेंगे। क्वेश्चन भी हम लेंगे तो उसी को जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन जनरली आज तक पूछे गए हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। नंबर 1 टॉपिक वी आर स्टार्टिंग विद इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, इन केस अगर आपका लक अच्छा हुआ तो पूछ सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। सिंपली आपको सिर्फ और सिर्फ क्या आंसर लिखना होगा यहां पर, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ elementary particles of matter which gives rise to electrical force between various objects। सिंपल, अगर क्वेश्चन आया आपके पास व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट यू हैव टू राइट इज इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंटरी पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर है, मैटर के पास क्या है आपका इलेक्ट्रॉन,
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन के पास ही क्या होते हैं, चार्जेस। तो हमने सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया क्या है ये, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। सिर्फ इतना आपको याद रखना। नेक्स्ट, इसी में जब इलेक्ट्रिक चार्ज की जब वो बात करता है तो आपसे पूछेगा चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। बट इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप इसके साथ साथ जब लिखें तो लिख दीजिएगा चार्ज इज डिनोटेड बाय Q and measured in terms of coulomb denoted by capital C. Next comes properties of charge. तीन प्रॉपर्टीज हैं जो आपके एनसीईआरटी बुक्स में दी गई हैं, उसी को आपको लिखना है। तीन प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी? सबसे पहले एडिटिविटी ऑफ चार्ज, नंबर 2 इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, and third one comes quantization of charge. Additivity of charge means charges can be simply added just like masses, because जैसे मास आपका एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज भी कैसे है आपका एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसा ये स्केलर क्वांटिटी है। चार्जेस कैन बी सिंपली एडिड, हाँ ये आपको ध्यान रखना है। हमने कहा कि चार्ज क्या है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर का, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स के पास भी है और प्रोटॉन्स के पास भी है। इलेक्ट्रॉन्स के पास जो चार्ज है वी कंसीडर देम एज द नेगेटिव, और प्रोटॉन्स के साथ वी कंसीडर देम एज द पॉजिटिव। तो अगर मैंने यहां पर लिखा 5e मीन्स 5 एलिमेंटरी चार्ज, और अगर मैंने यहां पर लिखा माइनस ऑफ 3e इट मीन्स 3 एलिमेंटरी चार्ज, तो यहां पर माइनस साइन आपको क्या भी दिखाता है, दिस एलिमेंटरी चार्ज इज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, और ये प्लस 5e क्या बताता है, दिस एलिमेंटरी चार्ज इज ऑफ द। आप इनको सिंपल ऐड कर सकते हैं, सिंपल ऐड करेंगे तो रिजल्ट विल बी 2e। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने बात करी कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, मींस टोटल नंबर ऑफ चार्जेस रिमेन्स कंजर्व्ड। जैसे ही चार्ज का ट्रांसफर होगा, एक बॉडी जितना इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रही होगी, दूसरा उतना ही क्या करेगी, उसको लूज करेगी। बात करें कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है आपसे, टोटल नंबर ऑफ चार्जेस रिमेन्स कंजर्व। एक बॉडी जितना लॉस करेगी, दूसरी बॉडी उतना ही क्या कर रही होगी, गेन कर रही होगी। जब आप टोटल देखेंगे तो टोटल नंबर ऑफ चार्जेस विल रिमेन सेम। कैसे, चलिए एक देख लेते हैं आपका यहाँ पे एक एग्जांपल। हमने कहा मान लीजिए दिस इज बॉडी ए एंड दिस इज बॉडी, लेट्स से इट कंटेन्स 7 positive charges and it contains 5 negative charges, or 7 protons or 5 electrons, while this body contains 7 electrons and 5 charges। का ट्रांसफर तभी होगा whenever there is a difference, मीन्स ये बॉडी क्या होनी चाहिए आपकी, चार्ज्ड होनी चाहिए। ये चीज ध्यान रखिएगा, बॉडीज मस्ट बी चार्ज। न्यूट्रल का केस नहीं होगा। चार्ज बॉडीज मींस क्या होगा, वहां पर पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और जब तक चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन सेम ना हो जाए तब तक वो ट्रांसफर वहां पर होता रहेगा।
हमने कहा 7 प्रोटॉन्स 5 इलेक्ट्रॉन्स, 7 इलेक्ट्रॉन्स और 5 प्रोटॉन्स। आप खुद देखिए जैसे ही यहां से, अब इस केस में अगर आप देखें इनिशियली वी हैव 12 प्रोटॉन्स मीन्स 12 पॉजिटिव चार्जेस, वी हैव 12 इलेक्ट्रॉन्स और 12 नेगेटिव चार्ज। कहते ठीक है, ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ, आपको दिख रहा है यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन से हमने इसको कनेक्ट कर दिया। ये कनेक्शन के बाद एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो यहाँ पर कितना बच गया आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन। यहाँ पर कितना बच गया आपके पास 7 प्रोटॉन एंड 5 की जगह कितना हो गया 6। नेक्स्ट एक और केस हुआ, फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, फिर कितना रह गया यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन 5 प्रोटॉन्स। यहाँ पर कितना हो गया आपके पास 7 प्रोटॉन्स 7 इलेक्ट्रॉन्स। जैसे ही ये 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये 5 इलेक्ट्रॉन्स 5 प्रोटॉन्स हो गया, तो दिस बॉडी विल बिकम न्यूट्रल और यू कैन से अनचार्ज्ड। अब क्या होगा यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बचा, चार्जेस का ट्रांसफर रुक जाएगा। लेकिन अभी भी आप देखें पूरे सिस्टम के पास 7 + 5 12 पॉजिटिव चार्जेस और ये कितना आपका 12 नेगेटिव। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ। हालांकि इतना आपको लिखना नहीं है, वहां पर आप सिंपल आंसर करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस रिमेन्स सेम। थर्ड हम पॉइंट की बात करेंगे, दिस विल बी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। बच्चों ध्यान देना, इससे एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनता है और आपने देखा होगा आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस में भी दे रखा है कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को हम इग्नोर क्यों करते हैं। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस is ignored while dealing with the macroscopic property. क्यों? देखिए charges are denoted by Q and one elementary charge has a value of 1.6 into 10 to the power minus 19. This is one elementary charge. और हम बात करते हैं वी राइट Q इक्वल टू एन। कहते जब हम डील करते हैं we deal with the charges that has value much larger than the charge on one electron। तो आपको क्या लगेगा वो जो क्वांटाइजेशन है, क्वांटाइजेशन का मतलब समझिए मींस कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है वो सर्टेन डिस्क्रीट नंबर्स में आपकी इंक्रीज हो रही है। मान लीजिए बिल्डिंग है तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, तो 1 का एक स्टेप साइज है। कैलेंडर में डेट्स है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यूनिट का एक स्टेप साइज है। ऐसी एक इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, तो फिर आप कितना हो जाएंगे वहां पे 3.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। नेक्स्ट कम्स 4.8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। कहते लेकिन जब आप डील करते हैं वाइल डीलिंग मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, चार्जेस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है कंपेयर टू द चार्ज ऑन वन एलिमेंट और वन एलिमेंटरी चार्ज। उस पॉइंट पे आपको ऐसा लगता है दैट दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और इंक्रीज इन चार्ज इज नॉट डिस्क्रीट बट इट इज इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली। हेंस आप क्या करते हैं क्वांटाइजेशन को इग्नोर करते हैं। आपको एग्जाम में क्या आंसर लिखना है, क्वांटाइजेशन के ऊपर अगर आपसे पूछा जाए कि while dealing with macroscopic properties we ignore quantization of charge, तो आप क्या लिखते हैं while dealing with macroscopic charges are much higher than one elementary charge, it appears like charges are increasing
continuously. Hence, we ignore quantization of charge. पूछा जाता है ये क्वेश्चन, कई बार बोर्ड एग्जाम्स में आया भी गया है और आपकी एनसीईआरटी का डायरेक्ट इनटेक्स्ट का क्वेश्चन है ये. व्हाइल डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज वी इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. आपको सिंपल एक ही आंसर लिखना है. व्हाइल डीलिंग वी डील विद वैल्यू ऑफ चार्जेस विच आर मच हायर देन one elementary charge, that is 1.6 into 10 to the power minus 19. It appears like that the value is increasing continuously. सिंपल आपको ये 2 लाइन का आंसर लिख देना है और क्वेश्चन भी आज तक के 2 मार्क्स का ही आया है. तो चार्जेस में हम अभी तक बात कर चुके हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन की और प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. इसमें हमने क्या क्या कहा एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज. से रिलेटेड नेक्स्ट अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो एक पॉइंट है जो आपके डायरेक्ट सिलेबस में नहीं दे रखा बट क्वेश्चन आता है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. थोड़ा सा एक ब्रीफ कर लेते हैं उस पॉइंट को भी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी आता रहा है. देखिए, जब आप मेथड्स ऑफ चार्जिंग की बात करते हैं बच्चों, तो हम 3 तरीके से बात करते हैं. वी राइट बाय कंडक्शन, सेकंड वी राइट इट बाय इंडक्शन, थर्ड वी राइट इट बाय और यू कैन से रबिंग. आपके सिलेबस में जो क्वेश्चन पूछा था दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्शन, इसलिए हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. अगर आपके पास है व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, क्वेश्चन भी सुन लीजिए किस तरीके से आता है. व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ चार्जिंग टू मेटल स्फीयर्स यूजिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. और कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ कैन वी चार्ज अ सिंगल मेटल स्फीयर. वो पूरे के पूरे दोनों क्वेश्चंस और ये डेफिनेशन ये कॉम्बिनेशन में ही आते हैं. तो जब भी आपसे पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, जस्ट राइट इट इज ए फिनोमेना ऑफ, रिमेंबर द वर्ड, टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन of objects in which opposite charges appears at near end while same charge appears at farther end. क्वेश्चन यही आएगा व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, हाउ कैन वी चार्ज 2 मेटल स्फीयर्स और हाउ कैन वी चार्ज ए सिंगल मेटल स्फीयर. तो किस तरीके से लिखना है, सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखेंगे फिनोमेना ऑफ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन, opposite charges appears at near end while same charges appears at farther end. ये तो होगी आपकी डेफिनेशन. किस तरीके से बताना है आपको, देखिए चार्जिंग टू मेटल स्फीयर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से हमने क्या किया, दो मेटल स्फीयर्स ले लेते हैं एंड केप्ट नियर टू ईच अदर
क्योंकि मेथड कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। हमने क्या किया, यहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड को लेकर के आए। लेट्स से दिस इज अ पॉजिटिवली चार्ज। जैसे ही आप इस पॉजिटिवली चार्ज रॉड को यहां लेकर के आएंगे, ये जो मेटल स्फेयर है, देखिए मेटल स्फेयर इनिशियली अनचार्ज्ड है। कैसे मेटल स्फेयर इनिशियली अनचार्ज्ड है, मींस इट हैज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। आप जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आए हैं, आप पॉजिटिव चार्ज रॉड एक लेकर के आए हैं, तो मेटल स्फेयर के नेगेटिव चार्जेस ये पास वाले एंड पे आ जाएंगे। ठीक है, ये आ गए। इसके पॉजिटिव चार्जेस तो सेम है, वो क्या चले गए दूर वाले एंड पे। अब इनकी वजह से इसके वाले का भी क्या होगा, इंडक्शन होगा। इंडक्शन हुआ तो इसके भी नेगेटिव यहां आ गए और इसके पॉजिटिव यहां चले। तो अब ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वाले हैं, ये तो क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन होने के बाद अब बचा क्या, ये मेटल स्फेयर कैसा बन गया आपका, नेगेटिव, और ये कैसा बन चुका है, पॉजिटिव। कहते ये नेगेटिव बन गया और ये पॉजिटिव बन गया। ये तब तक बना रहेगा जब तक आप इसके पास में ये चार्ज रॉड रखेंगे। जैसे ही आप इस चार्ज रॉड को हटा देंगे, फिर दोबारा से क्या हो जाता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस मींस दोबारा से ये मेटल स्फेयर कैसे बन जाएंगे, अनचार्ज्ड और न्यूट्रल। इसीलिए मैंने क्या कहा था, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन इज अ टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन। एग्जाम में आंसर किस तरीके से लिखना है आपको, आपको क्या करना है, पहले स्टेप के अंदर आपको ये आंसर कैसे लिखना है। जब आपसे पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, आप डेफिनेशन लिख दें। और पूछे हाउ कैन वी चार्ज टू मेटल स्फेयर्स, आप दो मेटल स्फेयर्स बनाइएगा विच विल इनिशियली बी अनचार्ज। देखिए इस स्टेप में आपको आंसर लिखना है। इनिशियली वी हैव अनचार्ज्ड मेटल स्फेयर, मेटल स्फेयर ए एंड मेटल स्फेयर। सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, फिर से मेटल स्फेयर बनाएगा, और मेटल स्फेयर बनाया आपने। अब क्या करिएगा, आप यहां पर एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड हम प्लेस कर देंगे। जैसे ही आपने पॉजिटिवली चार्ज रॉड प्लेस करी, ये ए है और ये क्या आपका बी, इसके नेगेटिव चार्जेस पास में, पॉजिटिव चार्जेस अवे, फिर नेगेटिव पास में, पॉजिटिव। यहीं पर आप दिखा दीजिएगा ये पॉजिटिव नेगेटिव, इनके बीच का डिस्टेंस आपको कम रखना है। ये क्या है आपका, न्यूट्रलाइज कर देंगे एक दूसरे को। न्यूट्रलाइजेशन के बाद आपको कैसा दिखेगा, अब इस बॉडी के पास और इस बॉडी के पास यहां पर आपके कौन से चार्जेस हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस, और यहां कौन से हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव। ये रॉड आपकी यहीं पे रहेगी पॉजिटिवली। तो मेटल स्फेयर यहां पे कैसा हो चुका है आपका, नेगेटिवली चार्ज, और यहां पर कैसा हो चुका है, पॉजिटिवली चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही आप दिखाएंगे, अगर चार्ज को आप इसको रॉड को रिमूव कर देंगे, तो दिस विल अगेन बिकम न्यूट्रल और अनचार्ज बिकॉज ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। 2 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से भी आपका बनता। इसी तरीके से एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था कि दो चार्जेस तो ठीक है हमने बता दिया, बट हाउ कैन वी चार्ज ए सिंगल मेटल स्फेयर। तो सिंगल मेटल स्फेयर का भी देख लेते हैं। राइट, चार्ज चार्जिंग ए मेटल कुछ नहीं करना, सेम मेटल स्फेयर बनाया आपने। इनिशियली ये क्या आपका अनचार्ज्ड और न्यूट्रल। आपने क्या किया, यहां पर फिर से एक रॉड ला करके रख दी जो कैसी है आपकी, पॉजिटिव। जैसे ही आप पॉजिटिवली चार्ज रॉड को रखेंगे तो क्या होगा,
पास वाले एंड पे अपोजिट यानी कि नेगेटिव, दूर वाले एंड पे सेम यानी कि पॉजिटिव चार्जेस आ जाए। पिछले वाले में क्या हो रहा था, ये पॉजिटिव के साथ यहाँ पर एक और स्फीयर था जिसकी वजह से न्यूट्रलाइजेशन हो जा रहा था, तो यहाँ पे बच रहा था सिर्फ नेगेटिव और इस पे बन रहा था सिर्फ पॉजिटिव। बट यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, हम इसके एक एंड को ग्राउंडेड कर देंगे और जैसे ही ग्राउंडेड कर देंगे ये पॉजिटिव चार्जेस आपके फ्लो कर जाएंगे इधर। फ्लो करने के बाद ये आपका कैसा बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिवली चार्ज। तो आपने क्या किया, एक सिंगल मेटल स्फीयर को भी फिर से क्या बना दिया आपने, चार्ज दैट इज नेगेटिव। अगर यही क्वेश्चन पूछा जाता कि हाउ कैन वी पॉजिटिवली चार्ज ए मेटल स्फीयर, जब मैंने पॉजिटिव को रखा तो ये नेगेटिव, अगर यहां नेगेटिव को रखता तो ये क्या हो जाता। देखिए अभी तक हमने क्या बात करी और वहां से किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, मैं जल्दी से 1 मिनट में उसको लाइन अप कर देता हूं। क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज की आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज ये पता होना चाहिए, कौन कौन सी हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। फिर आपसे क्या पूछेगा, नंबर 3 क्वांटाइजेशन से क्वेश्चन जनरली पूछ लेता है, व्हाई क्वांटाइजेशन इज इग्नोर्ड व्हाइल डीलिंग विद मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो एक क्वेश्चन बनता है आपका इग्नोरेंस ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। नेक्स्ट आपका क्या बनता है क्वेश्चन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। फिर से रिकॉल करिए क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, टेम्परेरी इलेक्ट्रिफिकेशन इन विच द अपोजिट चार्जेस अपीयर एट नियर एंड while सेम चार्जेस अपीयर एट फार्दर एंड। और यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक के साथ ही क्या क्वेश्चन पूछेगा, हाउ कैन वी चार्ज टू मेटल स्फीयर्स। एंड नेक्स्ट क्या पूछ सकता, हाउ कैन वी चार्ज ए सिंगल। आपके सीबीएसई का जो आप सिलेबस देखें तो पहला पॉइंट ही ये दे रखा है, इलेक्ट्रिक चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। इस तरीके के ही क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं, पूछता रहा है और ऐसे ही पूछेगा। इस बार भी आप जब सीरीज लें और सीक्वेंस उठाएं अपने सिलेबस का तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस को प्रिपेयर करें। चलिए बच्चों आगे हम मूव करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, कूलम्ब्स लॉ की बात करें। पूछ लेगा आपसे जनरली स्टेट कूलम्स लॉ, इस तरीके के क्वेश्चन अब पूछते हैं, लेवल थोड़ा सा एग्जाम का काफी अच्छा हो चुका है। कूलम्स लॉ, force between PW is between two charges is directly proportional to the magnitude of charge and inversely proportional to the square of distance between दो चार्जेस। मैंने ये कहा था इलेक्ट्रिक चार्ज क्या करते हैं,
इलेक्ट्रिकल फोर्स लगाते हैं तो दो चार्जेस मान लीजिए Q1 और Q2 के बीच में कितना फोर्स होगा वो कौन बताता है? किस लॉ से पता चला आपको? कूलम्ब्स लॉ। F इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2. Let's say distance between them is R. F is inverse of 1 by R square. Combining this, we will get F is proportional to Q1 Q2 by R square. जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा we will get a constant K Q1 Q2 by R square. This K is electrostatic this K is equal to 1 by 4 pi epsilon naught. Epsilon naught important पैरामीटर है यहां पर. This is permittivity. अभी हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे कि परमिटिविटी है क्या. यहां पर हमने किस में कंसीडर किया? ये जो चार्जेस हैं इनके बीच फोर्सेस को वी आर कंसीडरिंग इन फ्री स्पेस और इन वैक्यूम. ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है आपके पास? 8.857 इंटू 10 टू द पावर माइनस. दिस इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन. वैल्यू ऑफ के इज 9 इंटू 10 टू द पावर. इतना ही आपसे जब भी पूछे स्टेट कूलम्ब्स लॉ, अगर एक क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है? पहला स्टेटमेंट देखिए, चार्जेस दिखाइए Q1 Q2, फोर्स F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, F इज इनवर्स ऑफ 1 बाय R स्क्वायर. कंबाइन कर दीजिए. जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा K, और K की जगह एक बार आप क्या लिख सकते हैं? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिव. इतना पॉइंट आपको यहां पर लिख के चलो. कई बार क्वेश्चन में ऐसे ही पूछ देता है, state and write the expression of Coulomb's law in vector. वेक्टर फॉर्म में कुछ नहीं, आपको फोर्स की एक डायरेक्शन दिखानी होगी. चार्जेस है उनकी कुछ क्या होगी? एक ओरिजिन से पोजीशन. एक छोटे से फ्रेम में हम उसको भी देख लेते हैं कि आप उस कंडीशन में क्या लिखेंगे. Coulomb's law in vector. वेक्टर फॉर्म में दिखाना, आपके पास दो चार्जेस हैं Q1 और एक चार्ज है आपके पास. लेट्स से ओरिजिन से Q1 की जो पोजीशन है दैट इज R1 और Q जो पोजीशन दैट इज Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाया. वी आर कंसिडरिंग Q1 Q2 चार्ज ऑफ सेम नेचर. इनको कैसा मान रहे हैं हम? दोनों चार्जेस सेम नेचर के, सेम नेचर है, तो ये दोनों कैसा फोर्स लगाएंगे एक दूसरे के ऊपर? रिपल्सिव लगाने. कैसे लगाएंगे? ठीक है, Q1 Q2 के ऊपर फोर्स लगाएगा. डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज दिस, फोर्स ऑन 2 बाई 1. Q2 Q1 के ऊपर लगाएगा. दिस विल बी फोर्स ऑन 1 बाई. अब आप देखें कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यहां पे क्या रहा? जब 1 से 2 की तरफ है, 2 से 1 की तरफ है, तो इस तरफ फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. जब भी वेक्टर 1 से 2 की तरफ जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, वी आर राइटिंग इट एज वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 1 to 2, फ्रॉम 1 to 2. जब 2 के ऊपर फोर्स लगा 1 की वजह से, जब 1 के ऊपर फोर्स लगा 2 की वजह से, तो इट विल लीड फ्रॉम 2 to 1. और यहां पर हम क्या लिखेंगे? देखिए, 1 to 2 वी विल राइट R21, 2 to 1 we will write R12, and this will be equal to R2 minus R1, and this will be equal to R1 minus of. यही चीज आपको दिखानी है यहां पर.
तो मान लीजिए पहले मैंने क्या कहा, येलो से मैं दिखा रहा हूं आपके पॉइंट को, इस तरफ R21, और दूसरा कलर ले लेते, यहां पे मैं दिखा रहा हूं आपका 221, दिस विल बी रिटर्न एज R1। चलिए फोर्स के एक्सप्रेशन लिख देते डायरेक्ट, F21 will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by, डिस्टेंस की बात करिए यहां से यहां तक, we will write R21 square. This force is in the direction of 21, we will write R21. Similarly, अगर हम 1-2 की बात करेंगे, F12 this will be equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R12 square and R12. बेटा ध्यान दीजिए, पूरे एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ डिफरेंस R21 और R12 का है, R21 और R12 का है। और अगर आप यहां पर वैल्यू देखें तो मैं इस R12 को ये लिख सकता हूं कि माइनस ऑफ R2 माइनस 1 विच विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ R12 is negative of R21 और R21 is negative of R12, इसलिए मैं इसको क्या लिख सकता हूं कि फोर्स F21 is negative of F12, और you can also write F12 is equal to negative of F21। बेटा वेक्टर फॉर्म मेरा बताने का यही पर्पस था। क्वेश्चन कई बार आया था कि कूलम्स लॉ के ऊपर, कि बताइए कूलम्स लॉ आपके न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है या नहीं करता। तो आप खुद देखिए यहाँ पर, फोर्स ऑन बॉडी ऑन चार्ज 2/1 एंड फोर्स ऑन चार्ज 1/2 आर इक्वल एंड अपोजिट, सो वी कैन राइट कूलम्स लॉ follows Newton's third। इसी के साथ साथ आपको क्या लिखना है, these are central forces, या पूछ ले acts along line joining ये आपका एक और टॉपिक आ गया हमारे साथ, क्या, कूलम्स लॉ। चलिए रिकॉल करते, क्या कहा हमने कूलम्स लॉ में, दो चार्जेस हैं इलेक्ट्रिकल चार्ज, वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं नोन एज इलेक्ट्रिकल फोर्स। उस इलेक्ट्रिकल फोर्स का नेचर रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन वो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच, इलेक्ट्रॉन के बीच में, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट में है अट्रैक्टिव, सेम में है तो क्या होगा आपका रिपल्सिव। क्या कहा हमने कूलम्स लॉ में, दिस फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। फिर वहां से हमने एक पैरामीटर निकाल लिया, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। उसी कूलम्स लॉ को हमने यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में रिड्यूस किया, तो हमें पता चला कि F21 इज नेगेटिव ऑफ F12 और F12 इज नेगेटिव ऑफ F21। इट मींस कूलम्स लॉ क्या फॉलो कर रहा है आपका, न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये पूछ लेता है कि क्या क्या वो प्रॉपर्टी है या वो क्या फॉलो कर रहा है, क्या न्यूटन, क्या कूलम्स लॉ न्यूटन को फॉलो करता है या नहीं करता। इसीलिए मैंने आपको एक पॉइंट और एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इधर, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। दो टॉपिक, इलेक्ट्रिक चार्ज, उसी के साथ साथ हमने ऐड किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, और फिर हमने बात करी किसकी, कूलम्स लॉ। देखिए यहां पर हम बात कर रहे हैं सिर्फ फोर्स अभी दो चार्जेस के बीच में है, n नंबर ऑफ चार्जेस हो, तब क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, और फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, वो वेक्टोरियली आपकी ऐड हो जाएगी। तो जब हम मल्टीपल चार्जेस के फोर्स की बात करते हैं, वी यूज द प्रिंसिपल नोन एज सुपरपोजिशन। अब नाम बहुत बड़ा होता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, लेकिन एक्सटेंट सिर्फ इतना ही है जितना आपने यहां तक पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक हम ले रहे हैं, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस
ये भी कूलम्ब्स लॉ का ही पार्ट है। विल राइट फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस, और यहीं पर हम यूज करेंगे आपका प्रिंसिपल जो है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ध्यान से सुनते जाएंगे कि प्रिंसिपल है क्या, नाम सिर्फ ऐसा है बड़ा सा, अदरवाइज कुछ ऐसी खास बात है नहीं इस प्रिंसिपल में। मल्टीपल चार्जेस, हम दो से ज्यादा चार्जेस की बात करते हैं और फिर देखेंगे कि उस एक चार्ज के ऊपर कितना फोर्स लगा। तो लाइक वाइज वी आर टेकिंग 4 चार्जेस Q1 एंड लेट्स से Q2, Q3 एंड Q4, एंड वी आर इंटरेस्टेड कि Q1 के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा, Q1 के ऊपर टोटल फोर्स कितना लगेगा। तो देखिए बच्चों, 2 क्या करेगा, 1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, बिल्कुल। एंड वी आर कंसिडरिंग Q1, Q2, Q3, Q4 सभी का नेचर सेम है, इस रिपल्सिव फोर्स लगने वाला है। तो 2 1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 2 to 1, 2 to 1 है तो हम क्या लिखेंगे, R12। चलिए 3 वाला भी क्या करेगा, 1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 3 to 1, वी विल राइट इट R13। 4 भी क्या करेगा, Q1 के ऊपर फोर्स लगाया, वी विल राइट इट वेक्टर लीडिंग फ्रॉम 4 to 1 R1। ठीक है, ये फ्रेम बना। 2 ने 1 के ऊपर फोर्स लगाया, रिपल्सिव, दिस इज F फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। 3 ने 1 के ऊपर फोर्स लगाया, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3। फिर क्या हुआ, 4 ने लगाया 1 के ऊपर F1। देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी यही कह रहा है आपका, कहता है जब आप मल्टीपल चार्जेस के बीच में फोर्सेस की बात करते हैं, Q1 के ऊपर Q2, Q3, Q4 सब फोर्स लगा रहे हैं, तो टोटल फोर्स कितना होगा। तो जब आप Q1 पे Q2 की वजह से फोर्स लें तो बाकी चार्जेस को छोड़ दीजिए, नेग्लेक्ट। ले लिया आपने, क्या लिया, F12, दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12। ठीक है, अब Q3 की वजह से जब आप लेंगे तो Q2 और Q4 को भूल जाओ, तो F13 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बाई R13 का स्क्वायर। ठीक है, अब जब Q4 की वजह से लेंगे तो Q2 और Q3 को भूल जाइए, F14 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 बाई R14 का। 3 फोर्सेस आपको पता चल गए, यही फोर्स थे जो Q1 के ऊपर लग रहे थे। क्या कहा, देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी ये कह रहा है, 1 के ऊपर आपको फोर्स की बात करनी है तो 1 के ऊपर लगाने वाले फोर्स 2 भी लगाएगा, 3 भी लगाएगा, 4 भी लगाएगा। जब 2 को कंसीडर करें 3 और 4 को भूल जाओ, 3 से कंसीडर करें तो 2 और 4 को भूल जाओ, 4 से कंसीडर करें और 2 और 3 को भूल जाओ। आपके पास ये फोर्सेस आ गए, F12, F13, F14। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, R12 कैप, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, R13 कैप, ये R14 कैप मींस इन द डायरेक्शन ऑफ R12, R13 एंड R1। अब टोटल फोर्स कितना लगा, वेक्टोरियली आप इसको ऐड कर दो, F इक्वल टू F12 प्लस ऑफ F13 प्लस ऑफ F1। दिस इज फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। 4 5 6 7 जितने मर्जी चार्जेस ऐड करते जाइए, इसी प्रोसेस को आप कंटिन्यू। ये था आपका फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस इन कूलम्ब्स लॉ। तो कूलम्ब्स लॉ से भी हमने बात कर ली, 2 चार्जेस को लेकर के और मल्टीपल चार्जेस को लेकर के, और साथ साथ मैंने आपको ये भी सिखा दिया कि वेक्टर फॉर्म में कूलम्ब्स लॉ को आपको कैसे लिखना। तो 1/3 पोर्शन आप इस चैप्टर का अब तक कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स का, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करी, कूलम्ब्स लॉ की बात करी, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस की बात करी। अभी हम एक मास्टर क्वेश्चन लेंगे इससे जो बनता है, और उसी को आपको फॉलो करते रहना है। इससे रिलेटेड वैसा ही क्वेश्चन आएगा, कई बार ट्रायंगल की जगह आपको
स्क्वायर दे देगा, 2 चार्ज की जगह 3 चार्ज पे पूछ लेगा, 3 की जगह 1 पे पूछ लेगा। चलिए बच्चों, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरीके का क्वेश्चन आज तक आया है, इस तरीके क्वेश्चन आएंगे भी। यही फ्रेम है सीबीएसई का, और इसी तरीके क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक्स में भी प्रैक्टिस के लिए दिए गए। एनसीईआरटी बुक का इस टॉपिक का जो टिपिकल क्वेश्चन आपको लगता है जनरली बच्चों को, वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पल से लिया है मैंने। The 3 charges Q1, Q2 and Q3 each equal to Q and of same nature। ध्यान से सुनिएगा, 3 charges Q1, Q2, Q3 each equal to Q and of same nature are placed at the vertices of an equilateral triangle of side L, L and L। यही क्वेश्चन है, पूछता है कैलकुलेट फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q placed at centroid of triangle। तो ये मान लेते हैं ये आपका सेंट्रॉइड, और यहां पर Q चार्ज रखा गया है, जिसके ऊपर क्या पूछ रहा है वो। बेटा अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का होता तो आप लोग अभी तक आंसर दे चुके होते इसका, बट क्योंकि ये आपके सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स हैं, यहाँ पर आपको डिटेल्ड आंसर देना होगा। इस तरीके का क्वेश्चन 3 मार्क्स की वेटेज रखता है, तो प्रॉपर आपको सॉल्व करना है। स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। यहाँ से देखिए, आपको पता है 1 वाला भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, 2 वाला भी लगाएगा, और 3 वाला भी इसके ऊपर क्या है, फोर्स लगाएगा। तो दोनों चार्जेस की वैल्यू और उनके बीच का आपको पता होना चाहिए डिस्टेंस। क्या पता होना चाहिए उनके बीच का? ये इधर से भी डिस्टेंस, दिस वन, इधर से भी डिस्टेंस। यही पॉइंट है कि आपको ये डिस्टेंस नहीं पता, ठीक है, नहीं पता। इस डिस्टेंस को मैं ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है ये ट्रायंगल कैसा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल का हर एंगल कैसा होता है, 60 डिग्री। कहता है अगर ये L है तो समझिए, मैं इसको ड्रॉ कर दूं यहाँ पे, तो ये कितना बन जाएगा, L/2। देखिए अलग से बना रहा हूं मैं यहाँ पे साथ साथ। Q ये आपने ड्रॉप करी यहाँ पे एक लाइन, दिस वन एंड दिस। अगर ये कंप्लीट L था तो ये कितना होगा आपका L/2। ये एंगल कंप्लीट आपका इक्वेटर ट्रायंगल में 60 डिग्री, तो ये एंगल कितना हो गया आपका 30 डिग्री। मुझे ये वैल्यू बतानी है। लेट्स से दिस इज x एंड दिस इज परपेंडिकुलर, तो ये आपका क्या हो जाएगा 90 डिग्री। लगाइए cos 30 डिग्री, cos 30 is base by hypotenuse, base is L/2, hypotenuse is x। You can write cos 30 is √3/2 is equal to L/2x, therefore x will be equal to L/√। हो गई आपकी मेजर प्रॉब्लम सॉल्व इस क्वेश्चन। आ जाइए तीनों फोर्सेस की बात करते हैं। फोर्स ऑन Q ड्यू टू चार्ज 1, it is equal to K Q1 Q2, one is small q and another one is capital Q, divide by distance का square, L square by 3। we can write it as 3K Q by L square, पहला फोर्स। Similarly you can write F on FQ2, 2 की वजह से Q के ऊपर सारी वैल्यू सेम है, तो यहां पर भी क्या लिखेंगे आप, 3K Q by L स्क्वायर। इसी तरह से
3 की वजह से वी विल राइट F(Q3) इज इक्वल टू 3KQ(Q)/L। ठीक है, तीनों फोर्सेस आ गए। अभी आपने पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ने क्या कहा था कि अलग अलग आप कैलकुलेट कर लीजिए और फिर तीनों का वेक्टर सम कर दीजिए। चलिए वेक्टर सम देखते हैं। बेटा फिगर देखिए पहले आप यहां पर, चार्ज कैपिटल Q1 की वजह से Q पे जो लगेगा रिपल्सिव सेम नेचर का था, वो फोर्स का एक्सटेंड कहां होगा आपका, डाउनवर्ड। दिस इज F(Q1). Q2 का Q के ऊपर इस डायरेक्शन में F(Q2). सिमिलरली 3 की वजह से इधर रिपल्सिव, दिस इज F ऑफ Q3। बेटा Q2 और Q3 जो फोर्स है वो किसी एंगल पे एक्ट कर रहे हैं, तो यहां पर अब मुझे इनका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ये एंगल बेटा कितना है आपका, 120 डिग्री। तो Q2 और Q3 का आप एक रिजल्टेंट निकालेंगे जो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, और वी विल राइट दिस रिजल्टेंट एज F डैश। इसको क्या लिखेंगे, F डैश आपको निकालना है। तो रिमेंबर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, क्या होगा वो वैल्यू, F डैश विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ F Q2 स्क्वायर प्लस ऑफ F Q3 स्क्वायर प्लस ऑफ 2F Q1 Q2 Q3 cos 120 डिग्री। बेटा ये वैल्यू cos 120 ये आप सभी को पता भी होगी, और नहीं पता है तो फिर से एक बार याद कर लीजिए। दिस इज cos 120 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। देखिए Q2 और Q3 सेम है, Q2 एंड Q3 इज सेम। तो आई विल राइट F डैश इज इक्वल टू, मैं यहां पर Q2 के लिए भी F लिख रहा हूं और Q3 के लिए भी क्या लिख रहा हूं, F। देखिए सेम है, Q2 Q3, मैं इसको लिख रहा हूं क्या, F, और इसको भी क्या लिख रहा हूं, F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2 Q2 Q3 इज F स्क्वायर cos 120 is minus of 1/2. You will get the resultant as F dash is equal to square root of F square plus F square minus of F square, and F dash will be equal to F। बेटा F dash की वैल्यू भी आपकी किसके बराबर आ चुकी है, F। और आप ध्यान से देखिए Q1 Q2 Q3 तीनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तीनों को मैंने क्या कहा, ये भी F ये भी F, तो ये भी क्या होगा, F। अब इस डायग्राम की तरफ फिर से आ जाइए, Q1 नीचे, F डैश जो रिजल्टेंट हमने लिया था ये कहां है आपका, ऊपर की तरफ। बेटा F डैश की वैल्यू भी F, Q1 की वैल्यू भी F, टू फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट, तो नेट फोर्स F नेट इज 0। और इट मींस जो आपसे पूछा गया था फोर्स ऑन चार्ज Q, ये कितना हो जाएगा आपका, सीबीएसई का क्वेश्चन है, आपको इसी तरीके से डिटेल में करना होगा। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। ये तो मैंने एक आपको लेंथी क्वेश्चन दे दिया, अदरवाइज तो जनरली किसी एक पॉइंट पे पूछते, बट हमने एक बड़ा क्वेश्चन कर लिया। इसके छोटे छोटे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप एग्जाम में आएगा तो इजिली कर सकते हैं। वी स्टार्टेड विथ यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इसका चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं हम, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। उसका अब तक हम 1/3 पोर्शन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने किसकी बात करी, इलेक्ट्रिक चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज से क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, फिर उसके बाद
इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, चार्जिंग टू मेटल स्फेयर्स, चार्जिंग ए सिंगल मेटल स्फेयर। इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद हमने उठाया कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस जिसको आप सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और ये एक क्वेश्चन जो अब तक सीबीएसई एग्जाम्स में काफी बार आ चुका है। 1/3 पोर्शन हम इसका कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हम इस टॉपिक में लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड।